जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में। इससे पहले एक ही बार बोलूंगा, बस प्लीज क्लास को ना शेयर कर दो भाई, एक बार जल्दी से जितने लोगों के पास कर सकते हो ईमानदारी के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और जिन मेरे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जो छोटी मोटी जो वीडियो, छोटे से लोग हैं तो छोटी मोटी वीडियो डालेंगे भाई, है ना। इतना बड़ा चैनल है नहीं, बट फिर भी आपके लिए जो काम की जानकारी है ना वो जरूर आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को लेकर के आपकी अधिसूचना जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है आज का। उपराष्ट्रपति को लेकर अधिसूचना जारी की गई। क्या अधिसूचना जारी की गई? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में हो रहा है आपका, तो अगस्त के अंदर आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अधिसूचना यहां पर जारी की गई है दोस्तों, ध्यान रखना। सॉरी भाई, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आपका 21 तारीख को हो रहा है। आपको मालूम है कब 21 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, चुनाव कब हो रहा है, 18 तारीख को हो रहा है। इसी तरीके से आगे की डेटें निर्धारित कर दी हैं, किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए भी। उपराष्ट्रपति की, इससे पहले कि मैं अधिसूचना के बारे में जानकारी दूं आप लोगों को, मुझे बताएंगे उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां पर की गई है। तो एक्ट नंबर 63 में, एक्ट नंबर 63 के अंदर उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान के अंदर। अगर हम पूछते हैं तो भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि श्रीमान इस भाग के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति आपका पैदेन उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा, राज्य जो सभा है, राज्यसभा का क्या होता है? आपका सभापति होता है, सभापति होता है। या एक चीज ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे, आपको पता है राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है, वो होता है 6 ईयर का, 6 वर्ष का। लेकिन ये इस सभा में सभापति होते हुए भी इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो केवल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। याद रखना भाई, इनको जो वेतन भत्ते सुख सुविधाएं जो मिलती है वो किसके लिए मिलती है? आपकी राज्यसभा के प्रधान सभापति होने के नाते। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते हैं। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं उपराष्ट्रपति, उस समय इनको जो वेतन भत्ते सुख सुविधाएं मिलती है वो किसके नाम की मिलती है? राष्ट्रपति के, कार्यवाहक राष्ट्रपति के होने के नाम की मिलती है। और जो राज्यसभा के सभापति होने के नाम की जो इनको सुख सुविधाएं मिलती है उन पर काटा मार दिया जाता है उस समय के लिए, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं। या एक शब्द आया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर मैं बात करता हूं तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिन के लिए होता है? आपका 6 मंथ के अंदर होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपका राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं है कि आज तक कि कभी 6 महीने से ज्यादा का समय लगा हो, ठीक है। लेकिन एक इस सिचुएशन में जब अकस्मात अचानक राष्ट्रपति साहब की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, भगवान को प्यारे हो जाए, उस समय हम कह सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं ये, याद रखना भाई, ठीक है। यदि राष्ट्रपति साहब आपका, यहाँ पे एक सिचुएशन जरूर ध्यान रखना भाई, राष्ट्रपति साहब का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। और किन्हीं कारणों के चलते, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति साहब का चुनाव भी कितने वर्ष के लिए होता है? आपका 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखना इस बात को। अब किसी कारण से 5 वर्ष कंप्लीट हो गए। फॉर एग्जांपल आपके 24 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा है किसका? रामनाथ कोविंद साहब का 24 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को सब आपकी जो होती है, आपको मालूम है। अब जब 24 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, किसी कारण से चुनाव नहीं करवा पाए, और तो क्या आपका मान लिया चुनाव हो नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति साहब बैठे हुए हैं, तो क्या उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाएंगे? उपराष्ट्रपति को नहीं चुने जाएंगे। याद रखना, वो तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ही ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। तो अब इनके चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी की गई। इसके ऊपर देख लेते हैं थोड़े से जो पॉइंट आपके बीच में। नंबर 1, ये आपके पहले तो ये कौन से नंबर के? तो 16वें नंबर के भाई, 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। इसका भाई 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है। कब आया है? 5 जुलाई को। आज तारीख होगी 7 जुलाई। 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई है, याद रखना भी, ठीक है। लास्ट डेट नॉमिनेशन की कितनी है? 19 जुलाई। 19 जुलाई नॉमिनेशन की लास्ट डेट रखी गई है इनकी फार्म भरने की। अरे मेरे दतूरों, मेरे भाइयों बहनों, जो 35 साल का है वो जल्दी से फार्म भर के आना उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। जल्दी से लगा दो फार्म। आपको पता है 35 वर्ष आयु चाहिए इसके लिए। इलेक्शन की डेट की बात करें तो 6 अगस्त को क्या हो रहा है? इसका इलेक्शन हो रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
और इस जो काउंटिंग है वो आपके, अगर मैं बात करूं 6 अगस्त को यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये उपराष्ट्रपति साहब के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, उपराष्ट्रपति साहब आपके चर्चा में है, इलेक्शन की डेट इनकी भी घोषित हो चुके हैं। उनसे ज्यादा अब ये ठंडे बस्ते में इसलिए क्योंकि उससे पहले किसका चुनाव हो रहा है, आपका राष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति साहब के चुनाव को लेकर के मैं बात करूं, दावेदारी ठोक रखी है, यशवंत साहब ने ठोक रखी है। आपके अपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सरकार की तरफ से द्रौपदी जो मुर्मू है उन्होंने ये दावेदारी ठोक रखी है। ठीक है, चलिए देखेंगे होता है क्या। बाकी संभावना हमेशा लगभग ये इतिहास यही बोलता है कि जिसकी सरकार रहती है लगभग उसी का चुनाव होता है, परंतु यहां पर व्यक्तित्व की अगर बात आएगी तो हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए, ये समय की बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। हाँ, एक चीज यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे राष्ट्रपति आपका 52 के अंदर है, उपराष्ट्रपति आपका 63 के अंदर है और प्रधानमंत्री आपका 74 के अंदर है। याद रखना सबके अंदर, इसके अंदर 11 का फर्क है, इसके अंदर भी 11 का फर्क है। एक याद कर लो, याद हो जाएगा। चाहे 74 याद कर लो, उसमें से 11 घटाते आना, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ये वरीयता क्रम में भी ऐसे ही है आपकी। वरीयता क्रम बोले तो आपकी जो सूची के अनुसार, यानी कि आपका सबसे पहले नंबर पर वरीयता क्रम में प्रथम स्थान किसको हासिल है, तो ये आपके राष्ट्रपति साहब को हासिल है। उपराष्ट्रपति साहब सेकंड वरीयता क्रम के व्यक्ति यहां पर हैं, तो वो आपके बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके चर्चा में है। ठीक है, संवैधानिक स्थिति आप लोगों को पता है, उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे तो बताने को, बट पूरी की पूरी यहां संभव नहीं है। शाबाश भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक बार क्लास को ना शेयर कर दो, एक बार आज तो मन खुश कर दो भाई। ठीक है, पर रोज बोलता हूं अब नहीं बोलूंगा ना, रोज बोलता हूं, ये बात भी बोलता हूं कि रोज बोलता हूं अब नहीं बोलूंगा ना, आज फिर बोल दिया मैंने। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना अभी हाल ही में आपका भाई चर्चा में रहा है आपका, और चर्चा में क्या रहा है, फील्ड्स मेडल 2022। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फील्ड्स मेडल 2022 आपका चर्चा में रहा। फील्ड्स मेडल 2022 चर्चा में रहा है। इसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, तो सीधी सी बात करो, इसका संबंध कह सकते हो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन थे, आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, है ना। याद रखा, इसका संबंध किस क्षेत्र से, तो गणित के क्षेत्र से इसका संबंध है। गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी यहां पर ध्यान रखेंगे। तो फील्ड्स मेडल दिया गया है इस बार, ये कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक से, पहली बात तो इसकी कंडीशन ही होती है कि 4 साल में दिया जाता है, 1 से अधिक लोगों को दिया जाता है। याद रखना इस बार जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो ये है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन का एक सदस्य इसके अंदर शामिल है, 4 के अंदर जिनको ये मेडल दिया जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे भैया, अच्छे पॉइंट यहाँ पे 2 दिन आपके बीच में आ जाते हैं। कब दिया गया, 5 जुलाई को भाई, 5 जुलाई 2022 को ये आपके बीच में आया है। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। किसके, गणित का नोबेल जो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार कह सकते हो आप इसको। 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया 4 वर्ष में क्या होता है, केवल एक बार ये आपका दिया जाता है, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, आरंभ कब किया गया था, 1936 के अंदर इसका क्या किया गया था, 1936 के अंदर इसको आरंभ किया गया था, याद रखना भाई। ठीक है, 1936 में आरंभ किया गया था। और साथ ही हम बात करते हैं ये किस किस को दिया गया है, ये याद। नंबर 1 कौन शामिल आपके, ये है हुगो डुमिनिल है, हुगो डुमिनिल है। थोड़ा बहुत नाम आगे पीछे हो सकता है भाई आपका। कोपिन कह सकते हो आप इसको, कोपिन। ठीक है, और कौन है, जून हु है आपके। और कौन है आपके भाई, मेरिना है, ये है भाई आपकी। और एक आपके हैं जेम्स मेनार्ड। ये 4 लोग हैं। और इसमें जो मेरिना है ये कहां के हैं, यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के हैं, कहां के हैं आपके, यूक्रेन के। गणित का ये प्रसिद्ध आपका कह सकते हो आप, गणित का आपका प्रसिद्ध अवार्ड है। और ये 4 लोगों को इस बार दिया गया। 1936 में इसका क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। रामानुजाचार्य भी हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये ध्यान रखना। रामानुजाचार्य आपका क्या, कौन सा स्टेज ऑफ इक्वलिटी की भी बात करते हैं तो कई बार ये भी आपके बीच में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार रिवाइज कराता हूं। फील्ड्स मेडल 2022 4 वर्ष में दिया जाता, 5 जुलाई को दिया गया। गणित का प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 4 वर्ष में एक बार दिया गया। हुगो डुमिनिल है आपका, उसके बाद जून हु है, मेरिना और जेम्स मेनार्ड है। इसके अंदर जो आपकी मेरिना है ये कहां से संबंध रखती है, यूक्रेन से। यूक्रेन प्लस रूस के जो क्षेत्र है, इसे ब्रेड बास्केट, वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट के नाम से किसको जाना जाता है, तो यूक्रेन प्लस रूस के क्षेत्र को। लेकिन इस बास्केट को क्या कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इसलिए खाद्य पदार्थों की क्या हो रही भाई, खाद्य पदार्थों की भारी कमी और भारी महंगाई यहां पर आप लोगों के बीच में आ रही है। अगर आपका डीजल पेट्रोल बढ़ता तो हर चीज आपकी महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई को कम करने का सभी बैंकों के पास केवल और केवल एक ही चीज है, वो ये कि ब्याज दरों को ऊंचा करना। जब भी कोई बैंक दर, कोई ध्यान से सुनना, बड़ा तगड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है
तुम्हारे लेवल का है, कह सकते हैं लेवल से बाहर नहीं है, बट फिर भी एक बार समझेंगे तो देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया का एक ही मेथड है। किसी देश के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है कि महंगाई को काबू में कर ले। सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि बैंक, जितने भी आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक का है, जो भी देश के बैंक होते हैं, बड़े बैंक क्या करते हैं, जो आपकी जो ब्याज की जो दरें हैं उन दरों को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ब्याज कम लें, पैसा कम होगा तो चीजें कम खरीदेंगे, चीजें कम खरीदेंगे तो मांग कम बढ़ेगी, चीजों की मांग कम बढ़ेगी तो ऑटो सिस्टम से क्या होगी, आपकी वो क्या है, डाउन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मान लिया मैंने 50 रुपए लोन लेकर के इसे खरीदना है, अब अगर ब्याज बढ़ गया तो मेरे दिमाग में आएगा कि बैंक अभी ब्याज बढ़ा रखा, जब कभी बैंक ब्याज कम करेगा तब मैं ये लूंगा, लेकिन तब मैं ये लूंगा। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, इसके बिना मैं काम चलाऊंगा। जब मैं इसके बिना काम चलाऊंगा मेरे पास पैसा होगा नहीं, मैं इसको कंपनी से खरीदूंगा नहीं। जब कंपनी से खरीदूंगा नहीं, इसकी मांग घट गई तो ऑटो सिस्टम से इसकी जो कीमत है वो क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। तो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है बैंकों के पास, और बाकी कोई फंडा नहीं है इस महंगाई को कम करने का। और महंगाई का असर यूक्रेन वार, आपका उससे पहले कोरोना वार, आपकी ट्रांसपोर्ट जो चैन कटे थी, वो बहुत सारे हैं। इस महंगाई को लेकर के कभी अलग से क्लास डालूंगा आप लोगों के बीच में। इसको एक बार आप जो स्क्रीनशॉट आपने लेना वो स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी करके भाई, ठीक है। चलिए, शाबाश, फील्ड्स मेडल आपके बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे क्वेश्चन तीसरा आपका महंगाई का बता ही दिया मैंने, ये भी अच्छा, मेरीना याद रखना, पूछ लेगा मेरीना का संबंध किस देश से है, ये पक्का। और ये 3 कहां से हैं एक बार चेक कर लेना भाई, इनको चारों को दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जो कि बीच में आपके चर्चा में है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल ही फिनलैंड और आपका कौन क्या, स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन चर्चा में है। फिनलैंड और स्वीडन चर्चा में क्यों है, आपको पता है। सारा रोड़ा यही तो हो रहा है, सारा जो सत्यानाश की जड़ है वो कौन, आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक जो आपका संगठन है नाटो। फिनलैंड और स्वीडन ने अभी हाल ही में नाटो के लिए अप्लाई कर रखा था कि हम नाटो के सदस्य बनना चाह रहे हैं, और यही सदस्य बनना कौन चाह रहा था, आपका यूक्रेन भी तो यही चाह रहा था। और रोका किसने था इसको, रूस ने इसको रोका था। और इस बात को लेकर के क्या हुआ, इनमें युद्ध हुआ जो सामने दिख रहा है। अगर हाई लेवल की कोई पॉलिटिक्स है, इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है, वो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं इस पे, वो बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट जो सामने दिख रहा है वो यही था कि इसने बोला था कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा। अब वही बात आ रही है, अभी हाल ही में नाटो जो संगठन, नाटो के अंदर अगर मैं बात करूं, नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य हैं। याद रखना, कब, आपका 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। और अब वर्तमान में ये आपका क्या, सैन्य संगठन है, आपका सैन्य समझौता कह सकते हो, समझौता है एक किस्म से, यानी कि इन 30 देशों में से अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इनमें 30 के ऊपर हमला समझा जाएगा, ऐसा जो इसका सदस्य बन जाता है। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपका फिनलैंड और साथ में कौन, आपका साथ में स्वीडन, दोनों ने अप्लाई किया था। अभी हाल ही में उनको लेकर के उन्हें एक प्रस्ताव पत्र पर उनके पे सिग्नेचर कर दिए हैं। अब उससे क्या हुआ है, इनका जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पर नाटो के सदस्यों ने क्या किया है, सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिए। अब उससे एक चीज ध्यान रखना, उससे ये है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो की किसी भी बैठक में, नाटो की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, परंतु अभी इन्हें वो हक नहीं दिया है कि अगर इनके ऊपर हमला किया जाएगा तो वो पूरे देशों पर हमला समझा जाएगा। अभी ये हक इनको अभी नहीं दिया है, इसलिए चर्चा में है। तो ये प्रस्ताव कहां पर सिग्नेचर किया गया है, ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी नॉर्थ अटलांटिक की, तो इसमें ये जो आपका प्रस्ताव है इस पर सिग्नेचर हुए हैं नाटो के। तो इसमें जो आपका फिनलैंड की राजधानी है, उस राजधानी के अंदर ये आपका फिनलैंड की हेलेंस्की, कहां पर आपका हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी क्या आपकी हेलेंस्की है, और स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, आप लोगों को पता है। यहां पर ये सिग्नेचर हुए हैं और नाटो के सदस्यों ने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन अभी तक ये इनको परमिशन नहीं दी है कि इनके ऊपर हमला होगा तो सभी पूरा का पूरा नाटो पर समझा जाएगा। ये सैन्य समझौता है, सैन्य संगठन है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ब्रुसेल्स के अंदर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, ब्रुसेल्स के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। ये था आपका नाटो, इस नाटो को लेकर के इस नाटो ने सारा सत्यानाश कर रखा है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका क्या, उत्तर अटलांटिक जो आपका सैन्य संगठन कह सकते हो आप इसको, और ये विघन की जड़ है जिसने पूरी दुनिया को त्रासदी के अंदर धकेल रखा है, ठीक है भाई। चलिए, जब हम यूरोपियन देशों की बात कर रहे हैं
तो यूरोपियन देशों की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में आया आपका एक और क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से नोट करेंगे भाई, ठीक है। छोटा सा ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ऋषि साहब हैं, जो आपके ऋषि शंकु साहब हैं, कौन है, भारतीय मूल के जो मंत्री हैं, भारतीय मूल के मंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने क्या किया, ऋषि शंकु ने अभी हाल ही में क्या दिया, इस्तीफा दिया। तो ऋषि शंकु की अगर मैं बात करूं तो ऋषि शंकु कौन है, तो बता दूं कहां से हैं। देखिए भारतीय मूल के नागरिक हैं, ये मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के। और ब्रिटेन के क्या है भाई, आपके ब्रिटेन के क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री थे। याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। अभी हाल ही में इन्होंने क्या कर दिया, इन 2-3 लोगों ने मिलकर के बोरिस जॉनसन जो है आपके, जॉनसन साहब जो है, जॉनसन, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, जॉनसन, ठीक है। इनके खिलाफ इन्होंने इस्तीफा दिया। खिलाफ बोले तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हमें इसका काम पसंद नहीं आ रहा, इसलिए क्या दिया गया, इस्तीफा दिया गया। अब इस इस्तीफे को ध्यान रखना आपने, बड़े ध्यान से, कि आपकी इंग्लैंड की एक सट्टा खेलने वाली कंपनी ने दावा किया था कि जो ऋषि साहब है, भारतीय मूल के जो ऋषि हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझा जा रहा है। हुआ क्या था, कोरोना के अंदर जो लंदन की जो स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट के अंदर इन्होंने एक पार्टी करी थी, किसने, बोरिस जॉनसन ने। उस पार्टी को लेकर के इनके ऊपर इलीगल लगे थे, कुछ दावे हुए थे। उन दावों को देखते हुए इनसे मांग करी गई थी, किसके, इस्तीफे की मांग की गई थी। उस समय दावा किया गया था कि भारत के जो भारतीय मूल के जो ऋषि साहब है, वित्त मंत्री है, वो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बनने के उनके आसार है। अब क्लियर हो गई है वो बात। अब क्लियर क्या हो गई है, कट एंड क्रॉस। यदि दुनिया के अंदर अगर तुमने आगे बढ़ना तो अपने वाले को काटना पड़ेगा। याद रखना इस बात को, जो आपके साथ खड़ा है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, या उसके कामों में कमी गिनानी पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल, पॉलिटिकल इशू एग्जांपल देखना, शिवसेना का पाला हुआ एकनाथ शिंदे, बाल ठाकरे के चरणों में बैठ करके बाल ठाकरे, राजू उसी के परिवार को काट लिया। बात समझ गए, उन्हीं में कमी निकाल करके वो आगे निकलकर सीएम बन गया, बीच में सरकार गिरा दी। ये है पॉलिटिक्स, ये क्या है आपकी पॉलिटिक्स। और वही पॉलिटिक्स आप खेल गए हमारे। और हो सकता है जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया हो, आने वाले समय में शायद हम वहां के राजा हूं, ये भी आप लोगों के बीच में। तो रशीद को याद रखना, वित्त मंत्री है, साथ में इनके 2 मंत्रियों ने और इस्तीफा दिया, ये भी आप लोगों के बीच में बना रहेगा। इतना जरूर ध्यान रखना कि मंत्री कौन से आपके, तो वित्त मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, छोटा सा क्वेश्चन था, बट बड़ा मोटा क्वेश्चन है। 1 नंबर के लिए बड़ा अच्छा काम आ जाएगा आपको नौकरी दिलवाने के लिए, ठीक है। भारतीय मूल के हैं ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा के अंदर है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम 2022 अधिसूचना चर्चा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका भाई, वन संरक्षण आपका नियम कह सकते हो, नियम आपका 2022 अधिसूचना आपका क्या है, चर्चा में है। अधिसूचना आपकी चर्चा में है भाई। वन संरक्षण नियम 2022 या अधिसूचना आपकी चर्चा में है, तो यानी कि वनों को लेकर के एक अधिसूचना जारी की गई है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करें, चर्चा के अंदर है। आपको पता है कि वन हमारे लिए क्या करते हैं, वन हमारी लाइफ लाइन है कह सकते हैं। वनों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। वन ही ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जो भी कार्बन तुम उत्सर्जन कर रहे हो, उस कार्बन को उत्सर्जन को क्या अवशोषित कर रहे हैं, नहीं तो पागल हो जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, मर जाओगे, सांस लेने की दिक्कत रहेगी, तकलीफ रहेगी, सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो अभी हाल ही में वन संरक्षण नियम, वन अधिनियम 1980 के तहत है। अब पूछेगा इसको किसके तहत है, तो जो वन आपका, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अधिनियम 1980 के तहत ही आपका जो 2022 है, इसको जारी किया गया है। 1980 के तहत इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है, ठीक है। क्या करेंगे, जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कह रहे हैं तो निगरानी आपका क्या है, निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति आपकी यहां पर बनाई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, इसके तहत क्या होगा भाई, 40 हेक्टेयर जो आपका भूमि पर सभी रैखिक परियोजना, राजमार्ग और सड़कों पर 0.7 घंटों तक वन भूमि का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की जांच करेंगे ये। तो जो आपका इसने क्या बोला, जो आपका राजमार्ग है, उन राजमार्गों के साथ जो वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उसकी ये जो समिति है ये जांच करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि दनादन रोडों के लिए आप जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उस कटाई को लेकर के समिति जांच करेगी। याद रखना इस बात का भी, ठीक है।
चलिए अगली बात करते हैं, आपका अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जल्दी ही आपके बीच में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। बस इतनी बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये भी आपका अधिनियम किसके तहत, दो चीज याद रखनी है। 1980 इसका उद्देश्य है वनों को बचाना, वनों को जो कटाई हो रही है पेड़ों को, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तो अभी हाल ही में जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे वन मंत्री कौन बने हैं। वन मंत्री से मुझे याद आया आपका अभी हाल ही में चर्चा में भी, आपका चर्चा में क्या है, आपका अल्पसंख्यक मंत्री किसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अल्पसंख्यक मंत्री किन्हें बनाया गया। मंत्री का कार्यभार मंत्री किनको बनाया गया है, याद करके जल्दी से बताएंगे। अल्पसंख्यक मंत्री बने भाई, कल की न्यूज थी, ठीक है, कल ही बताना था, मुझे भूल गया मैं, लेकिन याद रखना अल्पसंख्यक मंत्री की अगर मैं बात करता हूं, अल्पसंख्यक मंत्री आपके किनको बनाया गया है, तो स्मृति ईरानी, जुबिन स्मृति ईरानी, जो ईरानी मैडम है, ईरानी मैडम को बनाया गया था, जो कि बाल एवं विकास, महिला बाल विकास जो मंत्रालय था वो इनके पास था। और अभी आपका ये अल्पसंख्यक मंत्री भी रहेंगे, अब तो एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताएंगे, इनसे पहले अल्पसंख्यक मंत्री कौन थे जिन्होंने क्या किया। अभी नकवी साहब थे, कौन थे जिनका राज्यसभा का, हिंट देता हूं, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने इस मंत्री पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अल्पसंख्यक मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, याद रखना। और अब इनकी जगह पर कौन आ गया आपके बीच में, स्मृति ईरानी आ गया। मोदी के मंत्रिमंडल की बात करें तो 78 लोग यहां पर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के पास कौन सा मंत्रालय होता है, जो पहले प्रधानमंत्री अपने पास रखता है उस मंत्रालय को, तो परमाणु ऊर्जा से जो संबंधित मंत्रालय वो किसके पास होता है, हमेशा प्रधानमंत्री के पास होता है, याद रखना, ठीक है। साथ में पेंशन की बात करें तो पेंशन मंत्रालय भी किसके पास होता है, इन्हीं के पास होता है। साथ में जो लोक नियोजन की जो शिकायतें हैं, लोक नियोजन की जो शिकायतों से संबंधित जो मंत्रालय होता है वो भी किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। लगभग ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो पेंशन, परमाणु और जो शिकायतों वाला जो मंत्रालय किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। इससे एक्स्ट्रा वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कोई भी मंत्रालय ले सकता है, ठीक है। 78 लोग हैं। मैंने एक दिन एक क्वेश्चन किया था कि 15% तक मंत्री बना सकते हैं, लेकिन यहां एक क्वेश्चन है, बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई। ये जो आपके 15% है, ये लोकसभा की संख्या का यानी कि 543 का 15% हो सकता है, या आपका प्लस में 243 राज्यसभा, दोनों को मिलाकर के 15% होता है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देगा, मैं मान जाऊंगा कि वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जो 15% रहेगा, और ये कब किया गया था, कौन से, इसे कब लागू किया गया था, याद करते पहला मंत्रिमंडल। तो पहला मंत्रिमंडल, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको पता, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कितने मंत्री थे इसके अंदर, 14 थे अंतरिम। और 15 अगस्त 1947 के बाद की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अंतरिम सरकार, और फिर उसके बाद भी जो सरकार थी उसके भी मंत्रिमंडल में कितने लोग थे, आपके 14 लोग यहां पर शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अम्बेडकर थे, टीटी और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल थे। 14 के 14 लोग इसके अंदर शामिल थे। यहां क्वेश्चन आता है कि जो अंतरिम सरकार के अंदर एकमात्र महिला थी, इन दोनों सरकारों में, जो आपकी अंतरिम सरकार और साथ में फिर जो बाद में स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनी, इनके अंदर कौन सी महिला मंत्री पद के ऊपर थी। क्वेश्चन 2 दे दिए तुम्हारे को, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। स्मृति ईरानी जरूर याद रखना, ये आपकी अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेकर के इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना भाई, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपका अगला क्वेश्चन भी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले आपके बीच में एक और क्वेश्चन आ गया आपका अभी हाल में, एंथ्रेक्स का प्रकोप चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका भाई, एंथ्रेक्स का प्रकोप चर्चा में है। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो अपनी YouTube की कम कर लेगा भाई, ठीक है, अपनी YouTube की कम कर लेगा, क्योंकि मुझे अब मैटर ज्यादा देना आप लोगों को, कम समय में मटेरियल ज्यादा देना है, इसलिए फटाफट नोट्स करेंगे, फटाफट सारी की सारी चीजें करेंगे भाई। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों है, ये क्या है भाई आपका, सबसे पहले तो ये बात लेते हैं, ये अभी हाल ही में जो आपका इसका संबंध की अगर मैं बात करूं तो कहां से संबंध इसका, तो इसका जो संबंध है केरल से है, केरल से इसका संबंध है। याद रखना भाई, एक बीमारी आपकी है, ठीक है, एंथ्रेक्स, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री है वीना जॉर्ज ने, स्वास्थ्य मंत्री केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वीना जॉर्ज है। जो वीना जॉर्ज ने अभी हाल ही में एक अनाउंस क्या किया है, इसमें भी आपकी अथीरापल्ली में, कहां पर आपके अथीरा जो पिल्ली है, अथीरापल्ली में जंगली जो सुअर हैं, जंगली सुअर मरे हुए मिले हैं, जंगली सुअर की डेथ हुई मिली है अथीरापल्ली के अंदर। और इस सुअर मिलने के बाद एंथ्रेक्स की पुष्टि की गई, इनसे किस बीमारी की, तो एंथ्रेक्स की पुष्टि हुई है कि ये जो है आपके कैसी है आपकी, मतलब इस बीमारी से ये मरे हैं,
एथ्रेक्स बीमारी से आपके ये मरे हैं, जो सुअर मरे हैं ये एथ्रेक्स बीमारी से मरे हैं, जंगली सुअर। अब आपको बता दूं तो फिर इसमें जो ये आपकी पशुओं के अंदर बीमारी फैल रही है, पशुओं से ये पुरुषों के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का जो बैक्टीरिया है, जो एथ्रेक्स नाम का जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और जो मिट्टी के अंदर जब पशु आपके संपर्क में आते हैं, चाहे कोई भी पशु हो, तो वो पशु इससे ग्रसित हो जाता है। जब वह पशु इससे ग्रसित होता है तो याद रखना दोस्तों, उसके साथ ही जब मनुष्य उसके संपर्क में आता है, खरोच लगने से या उसके साथ होने से, तो पशु से जो मनुष्य के अंदर जो संपर्क में आने से जो बीमारी होती है, वो बीमारी जूनेटिक बीमारी के नाम से जिसको जाना जाता है, तो वो बीमारी आती है। ये है बड़ी दुर्लभ लेकिन बहुत खतरनाक है। इंसान से इंसान में फैलने के आसार इसके नॉर्मल, मैं कह सकता हूं रेयर केस मिलेंगे कि एक इंसान से दूसरे इंसान में आपकी जो एथ्रेक्स बीमारी है फैली है। पशुओं से ज्यादा फैलेगी ये, और ये सुअरों के अंदर मिली है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, महामारी लेकिन बड़ी खतरनाक है ये, जिसमें लग गया इसके अंदर तेज बुखार से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी भेड़ बकरियां में सबसे पहले यानी कि अचानक 2-3 भेड़ बकरियां मरना, इसका मतलब सीधा सा ये कि एथ्रेक्स है। उसी समय सोच लेना चाहिए कि तेज बुखार से मरती हैं। लक्षण क्या होता है इसका? तेज बुखार। पशुओं में लक्षण क्या होता है इसका? तेज बुखार। याद रखना भाई, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है ये भी आप लोगों के बीच में यहां से बनेगा। अभी केवल ये एथ्रेक्स गंभीर संक्रामक रोग है। किस प्रकार का रोग है आपका? संक्रामक रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। दक्षिण राज्यों में पाया जाता है, आमतौर पर दक्षिण भारत के कहां पर पाया जाता है? आमतौर पर कहां पाया जाता है? आमतौर पर ये भारत के जो दक्षिण राज्य हैं, भारत के दक्षिण राज्यों में ये पाया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उत्तरी राज्यों में खास तौर पे यानी कि हम सेफ हैं, है ना, उत्तरी राज्यों में हम सेफ हैं, ऐसा मान के चलते हैं ना। ठीक है, मान के रखो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है भाई। उत्तरी राज्यों में कम पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि वगैरह में पाया जाता है। इसको वोर्मिल शॉर्ट डिजीज भी कहा जाता है। इसको कौन सा बीमारी कहा जाता है? वुल शॉर्टर डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, डिजीज भी कहा जाता है। वुल शॉर्टर डिजीज भी इसे कहा जाता है, याद रखना ये भी आपका। या इसे मैलिग्नेंट पेस्ट्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से भी इसको जाना जाता है? मैलिग्नेंट आपका पस्ट्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। और जानवरों से आपका ये किसमें? मनुष्य में पहुंचती है बीमारी, ये याद रखेंगे भाई। ठीक है, और इसका जो आकार होता है, ये जो बेसिल्स एंथ्रिस, इस पूरे बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिल्स जो आपका एंथ्रीसिस नामक जो बैक्टीरिया है, इसका जो आकार होता है वो रोड आकार का होता है। रोड आकार का यानी कि लंबे आकार का इस टाइप से होता है ये। ठीक है, और ये रेत और मिट्टी के अंदर पाया जाता है। पशु के संपर्क में आने से ये मिट्टी के संपर्क में आने से पशु ग्रसित हो जाता है। ठीक है, और ये खास तौर पे कहां पर पाया जाता है? शाकाहारी जीवों में। डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट दी है। डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि ये शाकाहारी जीवों के अंदर पाई जाती है। जो हारी जीव हैं, शाकाहारी जीवों में फैलती है ये बीमारी, और अब ये मनुष्य में फैलेगी तो ये आपके लिए खतरनाक बन जाएगा। जंगली जानवर, घरेलू जानवरों में ये फैल जाएगी। जूनेटिक रोग है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, सीधा सा पूछेगा, ये ना पूछेगा आपसे तो ये जरूर पूछ लेगा। पशुओं से और मनुष्यों में फैलने वाला जो रोग है, उस रोग को हम किस नाम से जानते हैं? जूनेटिक रोग के नाम से उसको जानते हैं। कौन सा? जूनेटिक। तो आपका ये जूनेटिक है, याद रखेंगे, जूनेटिक। ये आपके पालतू जानवरों में पहुंच जाएगा, पालतू जानवरों से आपके पास पहुंच जाएगा, और आपके पास पहुंचने पर फिर क्या होगा ये आप लोगों को मालूम है, आप जानते हैं अच्छे से कि क्या हो सकता है आपके साथ फिर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शाबाश। आज तो ना कुछ संख्या मेरे को ना, तो मैं संख्या देखनी छोड़ रखी मैंने, सच बताऊं ईमानदारी से, मैंने संख्या देखनी छोड़ रखी है ना। मैं तुम्हारे को, क्योंकि मेरा मन कुछ नहीं है। जिस दिन कोई मुझे कॉल करके बताएगा सर आज ना संख्या 100 से ऊपर होगी, उसी दिन संख्या देखूंगा, उससे पहले मैं संख्या नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ मेरा काम करूंगा, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। मैं मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं। सुना है जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर ये भी सुना है कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, तो मैंने इस चीज को भी चेक करना, प्रूव करना कि देखना है कि मेहनत कभी खराब जाती है या नहीं जाती है। ठीक है, बाकी तुमने कसम खा रखी है कि हमने क्लास को शेयर कर दिया तो पाप कर दिया। इससे बड़ा पाप मत कर देना भाई, है ना। गलती से ये पाप नहीं करना, कमाना नहीं है ये पाप। बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। गलती से क्लास को शेयर कर दिया, किसी को कन्विंस कर दिया ना कि गलती से क्लास देख लो, क्योंकि इतनी अच्छी शक्ल नहीं है मेरी कि कोई शक्ल देख के क्लास देख लेगा। अरे हाँ हेमंत केवल यही तो यार, रख यार साइड, किसी ने क्लास देखनी। बताना है कि इसके अंदर कंटेंट किस प्रकार का मिलने की संभावना है, ये जरूर एक बार जिक्र करना, तब जाकर के कोई क्लास देखेगा। ठीक है, इतनी हेल्प आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने, क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएम जो मोदी साहब हैं, इन्होंने, पीएम मोदी ने क्या किया अभी हाल ही में? किस न्यूज़पेपर को क्या किया है? किस न्यूज़पेपर को इनोग्रेट किया है? ग्रेट किया जो कि आपका चर्चा के अंदर है।
किस न्यूज़पेपर को इनॉग्रेट किया है, याद रखिएगा भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन भाई आपका। ये तो असम का न्यूज़पेपर है, असमिया लैंग्वेज में है, असमिया लैंग्वेज के अंदर है, असम का न्यूज़पेपर है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और पेपर का नाम क्या, ऐसे असम, ऐसे असमिया लैंग्वेज, ऐसे अग्रदूत, अग्रदूत नाम का है। गोल्डन जुबली के ऊपर, गोल्डन जो जुबली के ऊपर है, 1995 में इसको पहली बार क्या, ये 1995 से आपका ये पेपर न्यूज़पेपर चल रहा है। और ये आपका जो प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपकी अगर मैं बात करूं तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की आजादी के अंदर आती है। तो बताएंगे मुझे प्रेस की स्वतंत्रता किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता, जिसे लोकतंत्र का क्या माना जाता है, लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ के तौर पे इसको जाना जाता है। तो जल्दी से मुझे पहले तो 3 स्तंभ बताएंगे, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का आपका प्रेस हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर दी गई है, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है। देखता हूं कौन सबसे पहले। ये क्वेश्चन आपका अग्रदूत, अग्रदूत का इनॉग्रेट किया है, गोल्डन जुबली पे किया है, असमिया लैंग्वेज के अंदर है। तो फिर जल्दी मुझे बताएंगे भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, और साथ में बताएंगे हरियाणा का पहला समाचार पत्र। मेरे धतूरे जल्दी सी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे भाई, है ना। चलिए, शाबाश। जननी जरे तो भगत जरे, क्या दाता के सुर ना तो जननी वंश गए, काहे गवाए नूर। अरे मेरे सूरवीरों उठ जाओ। सूरवीर का मतलब यहाँ है, अब तलवार वाला टाइम नहीं है, अब तो टाइम है कलम का। देखनी है किसकी कलम में कितनी पावर है। तो उठो, जागो मेरे वीरों, जागो जागो मेरी झांसी की रानियों, उठो, शाबाश, पढ़ेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके बीच में। जल्दी से इस क्वेश्चनों का आंसर देंगे, जितनी जल्दी। देखता हूं, ये जरूर मैं नोट करूंगा कि सबसे पहले किसने दिया भाई, ठीक है, किसने आंसर दिया, ये जरूर आप लोगों का नोट रहेगा भाई। चलिए अगली बात करते हैं भाई, आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में सिग्नेचर मार दिया आपके भाई, है ना। डब्बे वाली क्लास, डब्बे वाली क्लास आपके बीच में आ चुकी है, डब्बे वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे रहा है, ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन जो आपका क्या भाई, ऑपरेशन नार्कोस का संबंध, ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस का संबंध किससे रहा है, किससे रहा है। शाबाश, वेल डन। जल्दी से इसको शेयर मारो इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर क्लास को शेयर मारो जल्दी से। देखते हैं कितने शेयर मारते, कितने लोग आते इस क्वेश्चन के साथ। बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके जाएंगे। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है, याद रखेंगे आप लोग भी भाई। सीधी सी बात करूं रे भाई, आरपीएफ, जय हो आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ आपका। आरपीएफ को लेकर, आरपीएफ ने अभी हाल ही में एक ऑपरेशन किया जिसका नाम क्या, ऑपरेशन नार्कोस। इसने कितने दिन तक ऑपरेशन चला था आपका, ये 30 दिन तक चला था। मैंने एक बार इस क्वेश्चन का ना 1000 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी ना, जब आंखों में इशारे हुए थे, उस समय मैंने इसको बताया था 1000 साल पहले कि 30 दिन ऑपरेशन चला था आपका। किसको लेकर के चला था आपका ये, तो ड्रग्स को पकड़ने के लिए, जो आपके नशीले तत्व हैं उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया था। किसके साथ मिलकर के, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के। और बड़ी अचीवमेंट करी है भाई आरपीएफ ने, ठीक है, बड़ी अचीवमेंट की है आरपीएफ ने। कितनी अचीवमेंट की है आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इसके तहत भाई 4.70 करोड़ के नशीले पदार्थ उत्पादन को बरामद किया। 7.40 CR करोड़ के उत्पादन, जो नशीले उत्पादन है, नशीले उत्पादनों को क्या किया यहाँ पर इसने पकड़ा है भाई, नशीले उत्पादनों को पकड़ा है। हर कस्मे जहर, हर कस्मे जहर है, हर कस्मे जहर है। ये सिगरेट पर लिखने वाला एशिया का सबसे पहला देश कौन सा बना है, अब तक आपने देखा, लिखा होगा स्मोकिंग, है ना, डेंजरस फॉर योर हेल्थ, इस टाइप से कुछ लिख देते हैं। कभी लिखते हैं जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर फैलाता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। लेकिन आजकल जो लोग हैं बड़े स्मार्ट हैं, डब्बी खरीदते ही नहीं है, डब्बी खरीदते नहीं है। डब्बी किस लिए नहीं खरीदते, क्योंकि जेब में नोट ही 10 का होता है, डब्बी आती है 100 रुपए की, ठीक है। तो जाएंगे बड़ी स्टाइल से, यू नोट फेंक के मारेंगे 10 का, ओ बाबू ला ब्लैक गोल्ड फ्लैग ला, पता नहीं कौन कौन सी फ्लैग है, गोल्ड फ्लैग है, हरी फ्लैग है, लाल फ्लैग है, वो लेते हैं। और फिर बड़ी स्टाइल से ना वो साथ में सूतड़ी के बंधा रहता है, वो लाइटर सा, लाइटर नहीं हो तो माचिस दे एक बार, वो बेचारा पहले ही रखे रहता है, माचिस जलाएंगे। तो अब जब ऐसे कस मारोगे तो उसके ऊपर लिखा मिलेगा हर कस में जहर है। और ऐसा करने वाला 1 जुलाई से आपका नियम लागू हो चुका है। ऐसा कौन सा देश है जिसने ये लिखा है, यहाँ पर नार्कोटिक्स पकड़े कितने, 7.40 CR के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ आपके ड्रग्स पकड़ी है किसने, आरपीएफ ने। और ऑपरेशन नार्कोस इसका क्या है, सरनेम है भाई। और ऑपरेशन नार्कोस की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पर आरपीएफ ने ये कमाल किया है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है।
चलिए भाई, अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका थोड़ा सा ले लेते हैं। आप पुलिस बल की बात करें तो भारतीय रेल अधिनियम एक सुरक्षा बल है। इसका इतिहास कब से? 1882 में। 1882 से इसकी बात करते हैं। एक बार 5 पॉइंट बताऊंगा, पांचों में से एक फंस जाएगा। रेलवे कंपनी की संपत्ति की रक्षा के लिए इसका जिक्र किया गया था 1882 में। स्वयं गार्ड नियुक्त किए थे रेलवे ने, तो जो कंपनी थी गार्ड नियुक्त किए थे, उस समय इसको रेलवे के नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, ओके। उसके बाद 1957 में संसद में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत से वैधानिक बल घोषित किया गया। वैधानिक बल घोषित किया गया कब? इसको 1957 में इसे वैधानिक बल घोषित किया गया एक अधिनियम के तहत। अधिनियम 1957 के तहत इसे वैधानिक बल घोषित किया गया। सीधा सा पूछेगा आरपीएफ को वैधानिक बल कब घोषित किया गया था? तो 1957 के अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। इसको शुरू में गार्डों के तौर पे कब यूज किया गया था? जब आपको पता है कि 1882 के अंदर इसे जो रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए गार्ड के तौर पे यूज किया गया था, कह सकते इसके नाम को यूज किया गया था। ठीक है, ओके। 1985 में इसे सशस्त्र बल घोषित किया गया। 1985 में, अब आ जाओ लाइन पे भाई। 1985 में सशस्त्र बल घोषित किया गया। सीधा सा क्वेश्चन डाल के पूछ लेगा आप लोगों से कि आरपीएफ सशस्त्र बल की स्थापना कब हुई है? तो ये याद रखना 1985। अगर पूछे वैधानिक दर्जा कब दिया? 1957। पहली बार इसका जिक्र कब मिलता? 1882। ये थी आपकी क्या? आरपीएफ। आरपीएफ के अंदर अगर मैं बात करूं, रेलवे के अंदर 1,32,000 से ज्यादा वैकेंसी आपकी निकलने वाली, जो कि 1.5 साल के अंदर पूरी होने वाली। 1.5 बोले तो 1 साल मान के चलना, क्योंकि रिजल्ट में लग जाएंगे 2-4 महीने में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपकी केंद्र गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो आपके सिविल डिफेंस के अंदर है। 1,49,000 के आसपास वैकेंसी, याद रखना भाई। चलिए अब थोड़े से ऑपरेशनों की बात कर लेता है। देखिए, आरपीएफ ने रेलवे सुरक्षा के लिए कई पहले शुरू करी थी, जिसमें ऑपरेशन आहट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहां पे दोबारा सिग्नेचर कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन आहट की बात करें तो ऑपरेशन आहट किसका था? आरपीएफ का ही था। सभी रूटों पर विशेष टीम तैनात किया गया था, विशेषकर महिलाओं बच्चों की तस्करी, किससे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सीधा लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, इसके अंदर नोट करिए। ऑपरेशन आहट से संबंध आरपीएफ का था। इसके अंदर क्या था? 100 से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने बचाया था, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ था ये ऑपरेशन आहट। और ये संयुक्त रूप से चलाया गया था। याद रखना, आरपीएफ ने हर ट्रेन के ऊपर चेक किया गया था जाकर के। ऑपरेशन आहट का संबंध पूछे तो ये भी आपका महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, जिनको बहला फुसला करके या डरा करके, धमका करके, या जैसे भी एज पर जो भी पॉसिबिलिटी होती है लेके जाते हैं, तो उनको छुड़ाया गया था भाई। उसके बाद है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो ऑपरेशन जो यात्री सुरक्षा है, यात्री सुरक्षा भी आपका किसका है? तो ये भी सीआरपीएफ का है, सॉरी आरपीएफ का है। इसमें भी राज्य पुलिस का समर्थन करता है। आपसे पूछेगा ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो ये हर राज्य की पुलिस का समर्थन करता है। ये भी याद रखना, राज्य पुलिस का समर्थन करता है। तीसरा भाई आपका मेरी सहेली पहल। मेरी जो सहेली जो पहल है, ये ऑपरेशन भी किसका था? मेरी सहेली पहल ऑपरेशन की बात करें तो ये भी आपका किसका था? आरपीएफ का ही ऑपरेशन था, याद रखेंगे। इसमें क्या था भाई? दक्षिण 2020 में से दक्षिण पूर्वी रेलवे में शुरू किया था 2020 में। कहां पर? दक्षिण पूर्वी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे क्या था? दक्षिण पूर्व में, बाद में से सब जगह किया गया। और इसमें क्या था? जो अकेली महिला यात्री को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि हर डिब्बे में इनको महिलाओं को सुरक्षा, यानी कि जो अकेली महिलाएं सफर कर रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली जो है, ये आपका जो पहल है, ये भी आपकी आरपीएफ ने शुरू करी थी। तीसरा, चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। चौथा आपका ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते हैं, नन्हे फरिश्ते, ये भी यहीं पर है। और अब तक 1045 बच्चों को बचाया जा चुका है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब देखिए भाई, आरपीएफ की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार बोल चुका हूं, ये लाइन ध्यान रखना, बात का वेट समझना भाई। मैंने बात करा ऑपरेशन नारकोटिक्स का संबंध कैसे आरपीएफ से। आरपीएफ ने क्या किया? 1 महीने ऑपरेशन चला करके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के ड्रग्स को पकड़ा है। 7.40 करोड़ के जो नशीले उत्पाद है वो पकड़े हैं। ठीक है, उसी के साथ बात करी हमने आरपीएफ की स्थापना की बात करते तो सबसे पहले इसको 1882 में कुछ गार्ड किसके लिए? रेलवे डिपार्टमेंट ने खुद ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ गार्डों खड़े किए गए थे। उसके बाद आपका कब 1957 में अधिनियम लाया गया, जिसे इसे वैधानिक बल का दर्जा दिया गया। 1985 के अंदर कब आपका 1985 में इसे क्या दिया गया? आरपीएफ सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। अब इसने ऑपरेशन चलाई, 4 ऑपरेशन चलाए आरपीएफ ने। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑपरेशन आहट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ था ये। महिला और बच्चों को लेकर के जो लोग इधर उधर लेकर के जाते उन्हें जबरदस्ती, तो उनसे बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा भी किसका है? यात्रियों को, जो कि आपकी राज्य पुलिस को देती है, यानी कि यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये भी आरपीएफ का था। उसके बाद मेरी सहेली पहल 2020 में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंदर चलाया गया था। बाद में प्रोजेक्ट पायलट था, ये बाद में पूरे देश के अंदर लागू किया गया। इसमें जो अकेली महिलाएं सफर करती हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। उसके बाद आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। जो बच्चे ऑपरेशन नन्हे
फरिश्ते की बात करता हूं, जो बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए या जबरदस्ती उनको बिछड़ा दिया गया है, उनको उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना। 1045 बच्चों को अब तक बरामद कर चुकी है। कौन? आपकी रेलवे आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स आपकी कर चुकी है। और इसी से संबंधित है एक ऑपरेशन मुस्कान। बस इतना ध्यान रखना, ये ऑपरेशन मुस्कान गुरुग्राम के अंदर चलाया था किसने भाई? हरियाणा पुलिस। जय हो हरियाणा पुलिस। ऑपरेशन आपका मुस्कान है, ये भी बच्चों से संबंधित है। खोए बच्चों को पेरेंट्स तक मिलाना। लेकिन ये चालू के चालू ऑपरेशन आप जरूर याद रखेंगे भाई, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा कोई, लेके राम का नाम। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके बीच में है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो भाई शाबाश। मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कमेंट्स मार रहे हैं, आप जाओ आपका काम जाने, ठीक है? मैंने तो बता दिया, मैं तो उस दिन देखूंगा जिस दिन कोई कॉल करके बोलेगा गुरुजी आज एक बार संख्या तो देख लो। उससे पहले एक संख्या नहीं देखने वाला भाई। पर तुमने कसम खा रखी कि वो गुरुजी को हम ये कॉल करें ना, ठीक है? चलिए भाई, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग चर्चा में 2021, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग चर्चा में है। रैंकिंग चर्चा में तो कौन सा राज्य स्टार्टअप के अंदर पहले नंबर पर है? सबसे पहले तो बात करें उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भाई, उद्देश्य क्या है? आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। साथ में बात करते हैं कब? 4 जुलाई 2022 को स्टेट स्टार्टअप वर्किंग का तीसरा संस्करण जारी हुआ। कब? आपका 4 जुलाई को 2022 को। संस्करण पूछे तो कौन सा भाई? आपका तीसरा जारी किया गया है, ये भी याद रखना। और इसमें ना 5 श्रेणियों में आपके दी गई, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन भाई। कितनी श्रेणियों में दिया गया है? 5 श्रेणियों में। तो पहली श्रेणी कौन सी आपकी भाई? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक, सर्वश्रेष्ठ आपका प्रदर्शक है, याद रखना भाई। दूसरा क्या आपका? शीर्ष प्रदर्शक है, इतना ही लिखूंगा, शीर्ष प्रदर्शक। तीसरा आपका नेता प्रदर्शक है ना। चौथा आपका आकांक्षी नेता। और 5वां आपका उभरते स्टार्टअप भाई। स्टार्टअप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछेगा कितनी श्रेणियों में दिए गए? तो 5 श्रेणियों में। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के अंदर मैं बात करूं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कौन आपका? गुजरात और कर्नाटक भाई। गुजरात और कर्नाटक है आपके स्टार्टअप में। दूसरी बात करें आपके केंद्र शासित प्रदेश और उत्तरी पूर्वी में कौन आपका? मेघालय पहले स्थान पर है। मेघालय आपका कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। गुजरात लगातार तीसरे साल आपका क्या है? उत्तर पूर्व की बात करें तो मेघालय है, याद रखना भी। मेघालय उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पे। गुजरात तीसरी बार भी पहले नंबर पर है, तीसरी बार भी पहले नंबर पर है, ठीक है? ओके। केरल उड़ीसा महाराष्ट्र शीर्ष प्रदर्शन पे। केरल उड़ीसा महाराष्ट्र ये आपके शीर्ष पर है भाई। केरल उड़ीसा और महाराष्ट्र आपके शीर्ष पर है। नेता की बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन पर एक बार केंद्र शासित प्रदेश और पूर्व के क्षेत्रों में बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा साथ में J&K। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्व में आपका J&K आ जाएगा पूर्व क्षेत्र में। उसके बाद नेता की बात करें तो नेता पदक किसको मिला आपका है? ये भाई असम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। असम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड, यूके, ये आपका नेता के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है? चलिए भाई, उसके बाद है आपका भाई ये रैंकिंग, इस साल की रैंकिंग 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 जुलाई तक। उभरते हुए में आपका कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, गोवा। उभरते हुए में आपका अरुणाचल प्रदेश और गोवा आ जाएगा, ये भी आपके बीच में। आकांक्षियों की अगर मैं बात करूंगा, नेताओं की श्रेणी में आपके असम, पंजाब आ गए नेताओं की श्रेणी में, ठीक है? चलिए भाई, उसके बाद आपका ये जो आपका 1 अक्टूबर 2019 से और 31 जुलाई 2021 के बीच में आपका ये दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसे रगड़ी दिया है ना, भयंकर गर्मी हो रही है भाई, टेक्नोलॉजी मेरी बंद होने वाली है इसलिए मैंने इसको रगड़ दिया। शायद मेरे ख्याल में बंद तो नहीं होगी, मेरे को एक बार चेक करने दो भाई। नहीं, अभी चल ही रही है, चलो ठीक है, शाबाश भाई, ठीक है? राज्य की स्टार्टअप अगर रैंकिंग की बात करता हूं तो चर्चा में अभी राज्य का इसका उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना। इसके अंदर 5 श्रेणी आपकी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो गुजरात तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ रहा आपका भी। गुजरात और कर्नाटक, अगर उत्तर पूर्व राज्यों में बात करें तो मेघालय पहले नंबर पे रहा। दूसरी बात करते हैं शीर्ष की बात करें तो केरल, उड़ीसा आपका, महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। और इसमें अगर उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें केंद्र शासित प्रदेश के साथ तो J&K रहा भाई। नेताओं की बात करें तो असम, पंजाब, तमिलनाडु, J&K आपका नेताओं में रहा है भाई। उभरते हुए में बात करें तो आपका गोवा वगैरह आपके उभरते हुए में रहा है। ये 5 और 4 जुलाई 2022 को
जारी किया गया स्टार्टअप आपका सूचकांक रैंकिंग ध्यान रखना। साथ में पूछेगा कब से, तो ये आपका अक्टूबर 2019 से लेकर के आपका ये 21 के बीच का आपका ये स्टार्टअप रैंकिंग जारी किया गया, उद्योगों को बढ़ावा देंगे। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतनी गर्मी में बढ़ते हुए देखा है, ठीक है, क्लास लेते हुए देखा। चलिए भाई दोस्तों, शाबाश, अच्छी तैयारी करेंगे। डू दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।